और भाइयों क्या हाल है। तो यार आज की वीडियो बहुत कमाल की होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम सभी अपर मून्स की ह्यूमन लाइफ के बारे में जानेंगे और ये भी कि उनकी मौत कैसे होगी। लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हम जल्दी से 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर सके। शुरुआत करते हैं ग्यूतारो और दाकी से, जो कि अपर मून रैंकिंग में नंबर 6 पर फॉल करते हैं। इन दोनों का ही बचपन काफी दर्दनाक था, जिसमें ग्यूतारो ने सबसे ज्यादा सफर किया था। इनकी मदर एक प्रोस्टिट्यूट प्रोफेशन में थी, लेकिन इसके बावजूद इन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। ग्यूतारो की मदर अपनी फ्रस्ट्रेशन ग्यूतारो को पीट कर निकाला करती थी और अपनी खराब हालत के लिए ग्यूतारो को ही जिम्मेदार मानती थी। क्योंकि ग्यूतारो एक लड़का था, ऊपर से काफी बदसूरत भी दिखाई देता था। इसकी वजह से ना तो उसे कोई काम पर रखता और एक लड़का होने के नाते वो अपनी मदर के प्रोफेशन को भी ज्वाइन नहीं कर सकता था। कुछ समय बाद ग्यूतारो की बहन का जन्म होता है, जिसका नाम था उमे। उमे जब बड़ी होती है तो उसके विलेज में उससे ज्यादा सुंदर कोई और लड़की नहीं होती और ग्यूतारो अपने आप को बड़ा खुशनसीब मानता है कि वो उमे का भाई है। कुछ समय बाद इनकी मदर किसी बीमारी से मारी जाती है, जिसके बाद ग्यूतारो उमे का ख्याल रखता है। सुंदर होने के कारण उमे को काफी क्लाइंट्स मिलने लगे थे और ग्यूतारो मनी कलेक्शन का काम करता था। ऐसे ही एक दिन उमे का एक क्लाइंट, जो कि समुराई था, ग्यूतारो के बारे में काफी बुरा भला बोलता है और ये बात उमे से बर्दाश्त नहीं होती। वो गुस्से में एक नुकीली चीज से समुराई की आंख फोड़ देती है, जिसके बाद समुराई उमे को जिंदा जला देता है। ये बात जब ग्यूतारो को पता चलती है तो वो समुराई को जान से मार देता है और फिर उमे की जली हुई बॉडी लेकर यहाँ वहाँ मदद मांगते हुए घूमने लगता है। जब ग्यूतारो अपनी सारी उम्मीदें खो देता है, तभी वो डोमा नाम के डीमन से मिलता है। डोमा दोनों में अपना ब्लड डालकर उन्हें डीमन बना देता है और आगे चलकर दोनों ही काफी पावरफुल डीमंस भी बनते हैं। उमे का डीमन नेम डाकी हो जाता है और दोनों भाई बहन मिलकर मूजन को इम्प्रेस भी कर लेते हैं, जिसके बाद मूजन इन्हें अपर मून 6 बना देता है। ग्यूतारो दाकी से काफी ज्यादा पावरफुल होता है, इसीलिए वो हमेशा डाकी की बॉडी के अंदर ही रहता है और जब डाकी की जान खतरे में होती है तो ग्यूतारो बाहर निकलकर एनिमीज को खत्म कर देता है। इन दोनों की पावर्स के बारे में बात करें तो डाकी फाइट करने के लिए रिबन्स का इस्तेमाल करती है, जिन्हें वो अपने ब्लड डीमन आर्ट से क्रिएट करती है। ये रिबन रेजर शार्प भी होते हैं और काफी फ्लेक्सिबल भी। डाकी इन रिबन्स का इस्तेमाल इंसानों की बॉडीज को स्टोर करने के लिए भी करती है, ताकि बाद में वो इन्हें खा सके। ग्यूतारो का वेपन है उसके 2 सिकल्स, जिन्हें वो अपने ह्यूमन लाइफ में भी यूज किया करता था। इन सिकल्स में काफी डेडली पॉइजन होता है, जो ग्यूतारो के अपोनेंट को धीरे धीरे पैरालाइज करने लगता है। इन्हें मारने के लिए डीमन स्लेयर्स को इन दोनों की गर्दन को एक ही समय पर काटना पड़ेगा, क्योंकि अगर सिर्फ एक की गर्दन कटती है तो दूसरा फाइट करने लगता है, जिसका फायदा उठाकर पहला डीमन अपनी गर्दन फिर से जोड़ लेगा। हमने देखा था कि डाकी की गर्दन कई बार कटने पर भी वो मरती नहीं है, इसलिए तांजीरो और टेंगन मिलकर ग्यूतारो की गर्दन काटते हैं और जेनित्सु अपनी गॉड स्पीड की मदद से सेम टाइम पर डाकी की गर्दन काट देता है और इस तरह अपर मून 6 डाकी और ग्यूतारो का दी एंड होता है। ग्यूतारो और डाकी के बाद काइगाकू इन्हें रिप्लेस करके अगला अपर मून 6 बन जाता है। काइगाकू बचपन से ही अनाथ था और एक ऑर्फनेज में रहता था। काइगाकू जिस ऑर्फनेज में रहता था उसे करण के स्टोन हाशिरा ग्योमे चलाया करते थे और उस समय ग्योमे भी एक नॉर्मल इंसान हुआ करते थे। ग्योमे ने सभी बच्चों के लिए एक रूल बना रखा था कि सूरज ढलने से पहले सभी बच्चों को ऑर्फनेज के अंदर आ जाना है, लेकिन काइगाकू इस रूल को तोड़ देता है और जंगल में उसकी मुलाकात एक डीमन से हो जाती है। अपनी मौत को सामने देखकर काइगाकू डीमन से एक डील करता है कि अगर वो उसे छोड़ दे तो वो डीमन को काफी सारे बच्चे खाने को देगा। डीमन उसकी डील एक्सेप्ट कर लेता है और काइगाकू उसे अपने ऑर्फनेज ले जाता है। ग्योमे ऑर्फनेज के चारों तरफ विस्टेरिया फ्लावर्स को जला कर रखता था ताकि कोई डीमन अंदर ना आ सके, लेकिन काइगाकू उन सभी विस्टेरिया फ्लावर्स को हटाकर डीमन को अंदर भेज देता है, जिसके बाद डीमन एक एक करके सभी बच्चों को मार देता है। इसके बाद काइगाकू फॉर्मर थंडा हाशिरा जिगोरो से मिलता है, जो उसे डीमन स्लेयर बनने की ट्रेनिंग देते हैं। इस वक्त जेनित्सु भी काइगाकू के साथ ही ट्रेनिंग करता था। काइगाकू जब डीमन स्लेयर बन जाता है तो एक मिशन पर उसका सामना होता है अपर मून 1 कोकोशिबो से। यहाँ भी काइगाकू अपनी जान के बदले डीमन बनने की डील करता है और कोकोशिबो उसे भी एक डीमन बना देता है। जब ये बात जिगोरो को पता चलती है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते और प्रायश्चित करने के लिए अपनी खुद की जान ले लेते हैं। जिगोरो की मौत की न्यूज सुनकर जेनित्सु की लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। वो हमेशा सीरियस रहने लगता है और काइगाकू को मारना ही उसकी लाइफ का गोल बन जाता है। इन्फिनिटी कासल आर्क में जब जेनित्सु और काइगाकू की फाइट होती है तो जेनित्सु 7th फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए काइगाकू का सर काट देता है और जेनित्सु की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि काइगाकू को रियलाइज भी नहीं होता कि कब उसका सर उसकी बॉडी से अलग हो गया था। इससे पहले की सभी फाइट्स में हमने जेनित्सु को हमेशा फर्स्ट फॉर्म को यूज करते देखा था, क्योंकि वो सिर्फ एक ही फॉर्म को सीख पाया था, लेकिन जिगोरो की मौत के बाद ही उसने 7th फॉर्म को क्रिएट किया था और यही से जेनित्सु विलाई हम वो गुड्डू नहीं है जो लिबे लिबे करते थे।
अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपर मून 5 ग्योको की। ग्योको का ह्यूमन नेम मारागी था और ये एक फिशरमैन फैमिली से बिलोंग करता था। ग्योको का दिमाग बचपन से ही हिला हुआ था क्योंकि उसे मरे हुए सी क्रीचर्स की डेड बॉडीज और उनकी हड्डियां कलेक्ट करने का शौक था। उसकी इस हरकत की वजह से विलेज के लोग उससे दूरी रहा करते थे। एक दिन ग्योको के पेरेंट्स समंदर में डूबकर मर जाते हैं, लेकिन ग्योको को जरा भी दुख नहीं होता, बल्कि उसका इंटरेस्ट तो अपने पेरेंट्स की डेड बॉडीज में था। अगर उसका बस चलता तो वो उनकी भी हड्डियां कलेक्ट कर लेता। खैर, इसके बाद ग्योको अकेला रहने लगा और एक दिन ग्योको को एक बच्चा चिढ़ा देता है। गुस्से में आकर ग्योको उस बच्चे को जान से मार देता है और उसकी बॉडी को एक पॉट में भर देता है। जब ये बात गांव वालों को पता चलती है तो बच्चे के पेरेंट्स ग्योको को बुरी तरह घायल करके मरने के लिए छोड़ देते हैं। तभी उसकी मुलाकात मूजोन से होती है और मूजोन उसे एक डीमन बना देता है। ग्योको की पावर्स के बारे में बात करें तो वो अपने पॉट्स के जरिए टेलीपोर्ट कर सकता है और ऐसी मछलियों को समन कर सकता है जो कि जहरीली नीडल्स फेंक सकती है, जो अगर किसी को लग जाए तो उसकी बॉडी को पैरालाइज कर देती है। डीमन बनने के बाद भी ग्योको इंसानों को मारकर पॉट्स में भर देता था और उसे वो आर्ट कहता था। स्वर्ड्समिथ विलेज आर्क में जब ग्योको विलेज पे अटैक करता है तो उसका सामना होता है मिस्ट हाशिरा मुइचिरो से। ग्योको मुइचिरो को एक वाटर बबल में कैप्चर कर लेता है, लेकिन थोड़े समय में ही मुइचिरो उससे बाहर निकल जाता है। उसकी बॉडी में काफी ज्यादा पॉइजन होता है, लेकिन इसके बावजूद वो ग्योको को डिकैपिटेट कर देता है। स्वर्ड्समिथ विलेज आर्क में ही मूजोन ने ग्योको के साथ अपर मून 4 हंतेंगू को भेजा था। हंतेंगू अपनी ह्यूमन लाइफ में भी एक क्रिमिनल ही था। वो चोरियां करता और लोगों के कत्ल करता, और जब वो पकड़ा गया तो अपने डिफेंस में वो कहता है कि ये सारे क्राइम्स वो नहीं कर रहा है, बल्कि उसके हाथ उससे ये सब करवा रहे हैं। हंतेंगू का मानना था कि वो बिल्कुल इनोसेंट है और उसके दोनों हाथ असली क्रिमिनल है। खैर, सजा के तौर पर हंतेंगू के दोनों हाथ काट दिए जाते हैं और उसे मौत की सजा सुना दी जाती है। लेकिन सजा मिलने से पहले ही मूजोन हंतेंगू से मिलता है और उसे भी एक डीमन बना देता है। हंतेंगू का फर्स्ट इंप्रेशन देखकर ऐसा लगता है कि वो काफी वीक है, लेकिन असल में वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डीमन होता है। हंतेंगू की पावर है कि जब उसका सर कटता है तो उसके अंदर से उसके 4 क्लोन्स बाहर आते हैं और वो अपनी मेन बॉडी को काफी छोटा कर लेता है और कहीं छिप जाता है। और जब तक हंतेंगू की मेन बॉडी का सर नहीं काटा जाता, उसके क्लोन्स को कोई नहीं मार सकता। जब हंतेंगू का सामना मुइचिरो से होता है तो मुइचिरो तुरंत उसका सर काट देता है। सबको लगता है कि ये तो काफी वीक डीमन था, लेकिन तभी उसकी बॉडी से 2 क्लोन्स निकलते हैं, पहला सकीडो और दूसरा काराकू। सकीडो लाइटनिंग अटैक्स करता है और काराकू विंड अटैक्स करता है। तभी वहाँ गेन्या आता है और अपनी गन से इन दोनों के सर भी उड़ा देता है, जिसके बाद इनकी बॉडी में से भी 2 क्लोन्स बाहर आते हैं, जिनका नाम है अजित्सु और उरोगी। जब ये चारों क्लोन्स आपस में मर्ज हो जाते हैं तो हंतेंगू की इस फॉर्म को बोलते हैं जोहाकुतेन, जो कि इन चारों की पावर्स के साथ साथ वुड को मैनिपुलेट कर सकता है। खैर, अब तक तांजीरो समझ जाता है कि हंतेंगू की मेन बॉडी कहीं और है, जिसके बाद वो हंतेंगू की मेन बॉडी को ढूंढने चला जाता है और मित्सुरी जोहाकुतेन से अकेले फाइट करती है। जब तांजीरो को हंतेंगू की मेन बॉडी मिल जाती है तो वो उसकी गर्दन काटने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें सफल नहीं होता और उसकी तलवार टूट जाती है। जिसके बाद मुइचिरो तांजीरो को 300 साल पुरानी तलवार देता है, जिसे कहा जाता है कि वो योरुची की तलवार है। अब तक सुबह हो जाती है और हंतेंगू अपनी मेन बॉडी को बड़े हंतेंगू के हार्ट में छुपा लेता है, जिससे वो सनलाइट से बच सके। लेकिन तांजीरो ये सेंस कर लेता है और हंतेंगू की फेक बॉडी को काट कर उसकी मेन बॉडी को बाहर निकाल लेता है और फिर मुइचिरो की दी हुई तलवार से हंतेंगू की गर्दन काट देता है। हंतेंगू के मरते ही जोहाकुतेन भी मारा जाता है और इस तरह अपर मून 4 का दी एंड होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं और बचे हुए अपर मून्स को नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। इस बारी वीडियो में मैंने बताया है कि नेज़ुको ने आखिर सनलाइट को कैसे कॉन्कर किया। अगर जानना चाहते हो तो ये वीडियो देख सकते हो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा।